तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमको पढ़ना है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरिंग है चैप्टर, क्योंकि हमको तुरंत उसको रिवीजन करना है। तो फटाफट चीज़ों को हम समझ लेते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से हम इसको आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है मुन्ना, आ जाओ। देखो तो भैया आ जाओ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस ऑफ अ managerial decision making. They are a different form of a principle and science as they deal with the human behavior. They are a different form of a technique and management and techniques and methods where the principle are the guidelines for the action and decisions. Making principle of management are a different form of values and a form of generally accepted behavior in a society and having a moral condition as a principle formed through a research having टेक्निकल नेचर। अब इसको समझने की कोशिश करिए, देखिए पूरा का पूरा मामला है क्या, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट आया कहां से, इसको हम देखते हैं, इसको हम समझते हैं। देखो 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 देखो, ऑब्वियस सी बात है कि जब बिजनेस हो रहा था, जब ऑब्वियस सी बात है जब मैनेजमेंट की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? मैनेजमेंट की बात हो रही थी। तो मैनेजमेंट में कोई प्रॉपर वे नहीं था, कोई प्रॉपर वे नहीं था वर्किंग का, वे नहीं था वर्किंग का, ठीक है। वे नहीं था कोई वर्किंग का कि हाँ किसी काम को कैसे करना है। उस वर्किंग सिस्टम के लिए कुछ अलग अलग लोगों ने जो बेसिक है, आप है तो कई सारे प्रिंसिपल्स तैयार किए गए। जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल जिसकी हमको ज़रूरत है, फिलहाल हमको दो लोगों की ज़रूरत है। एक तो हो गए फ्यूल भाई साहब, ठीक है, और एक हो गए टेलर भाई साहब। इन दो लोगों का मेन बेसिक आपको मॉडल तैयार करना है, मेन बेसिक मॉडल तैयार आपको पढ़ना है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उस मैनेजमेंट के समय में चीजें उतनी ज्यादा रशअप नहीं थी, उतनी ज्यादा मालूम नहीं थी। इसीलिए प्रिंसिपल्स का इजाद हुआ कि भाई किसी भी काम करने का कोई एक तरीका होना चाहिए, कोई एक वे होना चाहिए। उस प्रिंसिपल के हिसाब से हम किसी काम को करते हैं, कोई एक वे होना चाहिए ना। अब ऐसा ही थोड़ा ना कि सुबह उठे मुंह उठाए और काम करने चले गए, नहीं। तो भाई दो बेसिक्स मेथड्स जो थे वो फ्यूल और टेलर के दिए हुए थे, उसी फ्यूल और टेलर के आपके हिसाब से चीजों को देखना है, ठीक है। आओ चलो देखते हैं। अब नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। फ्लेक्सिबल, मैनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटिंजेंट। ये कुछ बेसिक फैक्टर्स थे, नेचर था प्रिंसिपल का। तो पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी को हम समझते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नोन एज नॉन बिजनेस। अब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी को समझने का सबसे अच्छा है कि मैनेजमेंट हर जगह इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल है यानी हर जगह इस्तेमाल होगा। चाहे वो बिजनेस में इस्तेमाल करिए आप, चाहे उसको आप बिजनेस में इस्तेमाल करिए, चाहे नॉन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव पे इस्तेमाल करिए, मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो सकता है या नॉन ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है। अरे भाई मैनेजमेंट मैनेज करने की बात कर रहा है, मैनेज करने की बात कर रहा है। तो चाहे बिजनेस को मैनेज करिए, चाहे नॉन बिजनेस को मैनेज करिए, चाहे किसी स्कूल को मैनेज करिए, चाहे किसी हॉस्पिटल को मैनेज करिए, तो भाई हर जगह आपको मैनेज ही करना है। क्योंकि भाई ये ह्यूमन नेचर पे डील कर रहा है। किस पे डील कर रहा है? ह्यूमन नेचर पे डील कर रहा है। ह्यूमन नेचर पे डील कर रहा है। किस पे? ह्यूमन नेचर पे डील कर रहा है। भाई जहां पे आदमी रहेंगे, जहां पे लोग रहेंगे, वहीं तो इसकी डीलिंग होगी। तो ये ह्यूमन नेचर पे डील कर रहा है। दूसरा, जनरल गाइडलाइंस, दे आर अ जनरल गाइडलाइंस to a action which however do not provide ready-made solution as the business environment in every changing and dynamic। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है तुम्हारा? चेंजिंग एंड डायनामिक है। क्या है? चेंजिंग एंड डायनामिक। आओ देखते हैं, इसको पहले बदल ले हम। ठीक है,
तो चेंजिंग एंड डायनामिक है बिजनेस, क्या है तुम्हारा, चेंजिंग एंड डायनामिक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एक बिजनेस आया है और एक बिजनेस आगे करके चले गए आप, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये डायनामिक है। क्या है, डायनामिक है। डायनामिक का मतलब कि बदलते रहता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इसी हिसाब से हमको काम करना है, एक ही हिसाब से काम करना है, तो नहीं, ये डायनामिक है, चेंज होता रहेगा, ठीक है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दे कैन डेवलप थ्रू रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर के एक्सपीरियंस पे काम करेगा। किसके काम करेगा, मैनेजर के एक्सपीरियंस पे काम करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, किसके काम करेगा, मैनेजर के एक्सपीरियंस पे काम करेगा। देखो इधर, एक तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मैंने बता दी आपको, दूसरा कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्वियस बात है हम ह्यूमन बिहेवियर पे डील कर रहे हैं, हम इंसानों पे डील कर रहे हैं। तो जब हम इंसानों पे डील करते हैं तो भाई वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही तो आता है। जितनी बार उसको हम करेंगे, जितनी बार हम उसकी आइडिया लेंगे, उतनी बार हमको समझ में आएगा कि कोई कैसे ह्यूमन बिहेवियर काम कर रहा है। भाई कितने ही वर्कर्स और लेबर्स होते हैं जो अपने हिसाब से काम करते हैं, अब उनको देखना है, उनको समझना है। तो ये क्या होगा, कोई एक दिन में तो होगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, चीजों को समझना होगा, तब जाके वो चीजें पूरी होती हैं। उसके बाद से क्या आता है, फ्लेक्सिबल है, which can be modified by the practicing manager as per demand of the situation। उसको तुम बदल सकते हो, किसके हिसाब से, मॉडिफाइड अकॉर्डिंग द सिचुएशन के हिसाब से उस चीज को तुम बदल सकते हो। भाई जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे हमको काम करना होगा। कोरोना के समय में तुमने देखा कि कोरोना के समय में काम कैसे हुआ था। ऐसा तो था नहीं कि कोरोना के समय आए और अपना काम करके चले गए, नहीं, क्योंकि वर्किंग कल्चर डिफरेंट रहा है, उसके हिसाब से हमको काम करना था। तो कोरोना के समय जैसी सिचुएशन बनी उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ गया, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक। उसके बाद से आता है मैनली बिहेवियर। सिंस द प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, दे आर बिहेवियरल इन नेचर। मेनली बिहेवियरल पे काम करता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ह्यूमन नेचर पे आप काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर पे काम कर रहे हैं, तो मेनली बिहेवियर पे काम करेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, दे are intend to establish a relationship between to the cause and effect so that they can be used as a similar situationship। अब जैसी कोरोना की सिचुएशन आई थी, कैसी, कोरोना की जैसी सिचुएशन आई थी, वैसी दोबारा कोई सिचुएशन आएगी, तो अब जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उनको पता है कि उस सिचुएशन में कैसे डील करना है, ठीक है। Contingent, their applicability depend upon the prevailing situation of a particular point of a time। Their applicability depend upon the prevailing situation of particular point of a time। Particular point of a time में कैसी situations होगी, उन situations के हिसाब से हमको चीजों को डील करना है, उन चीजों के हिसाब से हमको काम करना है। बात समझ में आई, तो बोलो अच्छा आदमी। ये तो कलर ब्लाइंड आदमी के लिए इतनी परेशानी होती है ना, बहुत समस्या है, क्या बताएं। आ जाओ, अगला पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ ए मैनेजमेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ ए मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। अब प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ अ यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक डिसीजन, मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो पहला हम समझते हैं, पॉइंट दिया हुआ है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ अ यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। यूजफुल इनसाइट इन रियलिटी, क्योंकि मैनेजर ऑलरेडी उस काम को कर चुका है, मैनेजर को करने के पता है, मैनेजर उसको पता है कि कैसे करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको बेस मॉडल तो समझ में आ चुका है, बेस मॉडल उसको पता है कि इस काम को हमको कैसे करना है। दूसरा, इन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके वो इनसाइट ले सकता है,
जो अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए गए थे अलग अलग लोगों के द्वारा, उनका इस्तेमाल करके वो इंटरनल इंसाइट गेन कर लेगा कि हाँ भाई इस काम को कैसे करना है और हमको इस काम को कैसे कराना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, ये यूजफुल इनसाइट है। दूसरा देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा ठीक है, इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। भाई ये जो प्रिंसिपल्स तैयार हुए थे वो इसीलिए तैयार हुए थे कि रिसोर्सेज का आउटबर्स्ट ना हो, मतलब कि उनका गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, या हम उसको ओवर यूटिलाइज ना कर पाए या उसको अंडर यूटिलाइज ना कर पाए, हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। तो प्रिंसिपल इसीलिए तो तैयार हुए थे। किसी भी स्कूल के मैनेजरल फॉर्म को देखोगे तो वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से मैनेज की जाती है सिचुएशंस को ताकि उन रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल हो सके। अब हमारे स्कूल में टीचर्स का एक एग्जांपल हम तुमको देते हैं। हमारे स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, देखोगे 8 पीरियड का जो टाइम होता है, मतलब कि 8 पीरियड लगते हैं 1 से लेके 8 तक, उसमें कोई टीचर कभी खाली बैठेगा ही नहीं, बैठता है उसको क्या करेंगे, अगर उसका कोई पीरियड फ्री हो गया तो उसको दूसरे क्लास में लगा देंगे, फिर दूसरा पीरियड फ्री होगा तो उसको दूसरे क्लास में लगा देंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना, जितना हो सके उसको चूस लीजिए, जितना हो सके उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। अगला क्या है तुम्हारा, साइंटिफिक डिसीजन। अच्छा, प्रिंसिपल्स तुमको पता है कि हाँ भाई ये तरीका है इसको करने का, तो डिसीजन भी तुम्हारा साइंटिफिक होगा क्योंकि वो मेथड तुमको ऑलरेडी पता है। अगर हम बोलें साइंस की, अगर हम बात करते हैं तो साइंस में देखोगे कि हर एक पार्टिकुलर फॉर्म का एक कोई ना कोई थ्योरम होता है। उसी तरह ह्यूमन बिहेवियर की भी बात हो रही है, कुछ चीजें जो होंगी वो सिमिलर होंगी, तो उसको आपको पता है कि हाँ कैसे डील करना है। आगे दिया हुआ मीटिंग द चेंज द इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट चेंज होगा उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। ठीक है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर सकते हैं लोगों की। आप भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड है, प्लस बिजनेस का भी डिपेंड है, तो वो सब सारी चीजें एक साथ लेके आप चलना है। मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, भाई ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के प्रोस्पेक्टिव से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। एफडब्ल्यू टेलर 1856 से 1915 में was an American mechanical engineer who believed in analyzing the work scientifically and found out the best way to any work. His book Principle of Scientific Management was published in 1911. बहुत पुराना डेटा है, क्योंकि पुराना डेटा के हिसाब से पढ़ा तो काफी प्रिंसिपल्स आ चुके हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है साइंटिफिक टेलर मैनेजमेंट, जो टेलर जी थे एफडब्ल्यू टेलर, उनके बारे में हमको जानने के लिए। ठीक है, तो ये है। अब प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल्स को ध्यान से समझना, हर एक प्रिंसिपल को जरूरी था यहां समझना। वो तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, वो तो आपको बेसिक है, अब जो है वो जरूरी है। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब विच इंप्लाइज डेवलपिंग वन स्टैंडर्ड मेथड थ्रू वर्क स्टडी। ठीक है, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबली which would result in optimum utilization of resources. Science and not the rule of thumb, which implies developing one standard method through work study, unifying the best practices globally, which would result in optimum use of resources. अब इसको समझने की बात समझिएगा क्या कहा गया है इसमें। साइंस रूल नॉट ऑफ थंब के बारे में अगर हम समझेंगे तो इन्होंने एक बेसिक मॉडल तैयार किया। उन्होंने कहा कि एक हम बेसिक मॉडल तैयार करते हैं, जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर सिस्टम में एप्लीकेबल होगा, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, मगर उसका क्या होगा, बेसिक मॉडल होगा जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। प्लस उसके साथ आप, अब देखो साइंटिफिक है नॉट रूल ऑफ थंब, दोनों ही बात कहा है, मतलब कि वो साइंस बेस्ड तो है कि हाँ भाई इसका इस्तेमाल ऐसे करना है, बट रूल ऑफ थंब नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं कि जो मैंने कह दिया वही हो, इससे नुकसान भी होता है। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कोरोना के समय, ठीक है, कोरोना के समय एग्जाम्पल का देते हैं, तो उस समय कोई मैनेजर आया, उसने कहा कि नहीं हम सिर्फ ऑफलाइन ही बेचेंगे, तो क्या उस समय ऑफलाइन चल पाता? नहीं चल पाता।
वहीं दूसरी तरफ एक मैनेजर है, उसने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किया और वो ऑनलाइन चला गया। तो इसको किसका मॉडल मिला? अब इन्वायरमेंट के हिसाब से तो ये चेंज हुआ ना, इन्वायरमेंट के हिसाब से तो ये चेंज हुआ, वो ऑनलाइन चला गया। अब उससे क्या होगा? उसका प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ, उसका मॉडल चेंज हुआ, उसका मॉडल चेंज हुआ, प्लस ऑनलाइन करने से वर्किंग कंडीशन भी चेंज हो गई, वर्क फ्रॉम होम हुआ, वर्क फ्रॉम होम हुआ, लोग अब घर से काम करने लगे, लोग अब घर से काम करने लगे। तो कहने का मतलब कि हाँ ठीक है, साइंटिफिक है, बट रूल ऑफ थंब नहीं है। ऐसा नहीं कि जो हमने कह दिया वही होगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को बदल सकते हैं आप। ठीक है, अगला आता है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट देयर शुड बी मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन अ पार्ट ऑफ अ मैनेजर, वर्कर एंड ओनर्स टू रिस्पेक्ट ईच अदर a role and eliminate any class conflict and realize organizational objective। हार्मोनी डिस्कार्ड नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो भी मैनेजर हैं, जो भी मैनेजर हैं, जो भी वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, हार्मोनी का मतलब कि मिली जुली, कोऑपरेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोऑपरेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोऑपरेशन की बात कर रहा है। अब ये कोऑपरेशन किस में होगा? ओनर के साथ भी हो सकता है। ठीक है, किसके साथ होगा? मैनेजर के साथ होगा। किसके साथ होगा? मैनेजर के साथ होगा। और किसके साथ होगा? उनके वर्कर्स के साथ होगा, उनके वर्कर के साथ होगा। ये तीनों ही लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ काम करेंगे। दूसरी तरफ इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, ना कि उस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा देना है आपको। तो हार्मोनी होनी चाहिए ओनर के बीच, मैनेजर के बीच और वर्कर के बीच। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल देता हूं कि कोई मैनेजर है, अब वो क्या करेगा? जैसे देखोगे कहीं कहीं तुमको सुनने में मिलता होगा कि कहीं कोई मैनेजर है, वो अपने वर्करों को बहुत दबा के काम करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बायजूस है। देखो बायजूस का एग्जांपल लोगे तो ये क्या करते थे कि जो उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव होते थे, जो उनके कोर्सेज को बेचते थे, उनको बड़े ही गंदे तरीके से बात करते थे। आप कभी भी देखिएगा, बायजूस पे एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री है, आप जाके ऑनलाइन देखिएगा। अब क्या है? वर्किंग कंडीशन खराब हो गई, वर्कर्स छोड़ने लगे। भाई पैसा ही तो हर चीज नहीं होता है। तुम किसी को 50,000 रुपया दो और उसको गाली देके बात करो। तुम्हारे यहाँ नौकर है, उसको अगर प्रेम से नहीं बात करोगे, देखो कितने बच्चे होंगे जिनके यहाँ नौकर होंगे, किनके यहाँ जो होंगे जो दूसरों से काम करवाते होंगे, तो अगर उनसे प्रेम से ना बात करो तो वो क्या करेंगे? वो चटक जाएंगे। इन द सेंस का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा किसके बीच में? वर्कर के बीच में और ओनर के बीच में। तो जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इफिशियंसी कम होगी तो वर्किंग कंडीशन खराब होगी, वर्किंग कंडीशन खराब होगी तो काम पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। तुम घर में अभी किसी भी तुम्हारे घर में कोई काम पड़ने वाला हो, किसी भी वर्कर को बुलाइए और उस वर्कर को गाली गलौज से बात करिए। आप उसको कहिए कि मैं तुमको 2,000 रुपया दूंगा, बट मैं तुमको गाली दूंगा। अब क्या वो वर्कर तुम्हारे यहाँ काम करेगा? तुम खुद सोचो, तुम कंपनी में काम कर रहे हो और वहां का मैनेजर तुमसे गाली से ही बात कर रहा है, तुमसे गंदे तरीके से तुमको डील कर रहा है। वहां का मैनेजर तुमसे गंदे तरीके से तुमको डील कर रहा है, तो क्या तुम वहां काम करोगे? नहीं काम करोगे। अब मैनेजर की इफिशियंसी, अब इससे क्या होगा? वर्करों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा? इफिशियंसी खराब होगी, कंपनी की कंडीशंस खराब होंगी। इससे क्या होगा? सेल्स में कमी आएगी। सेल्स में कमी आएगी तो क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। तो अगर हार्मोनी है, एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं, तो भाई काम तो अच्छा होगा ही, चाहे वो कंपनी कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उसके बाद से आता है क्या? उसके बाद से आता है कंपनसेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इट इज एन एक्सट्रीम टू प्रिंसिपल ऑफ अ हार्मोनी। ये हार्मोनी का एक एक्सट्रीम लेवल है। Not discord whereby consecutive suggestions of a worker should be adopted and they should not go to the strike, as both management and worker share responsibility and perform together. In fact, there should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. देखो, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का ये तुम्हारा क्या है? एक्सट्रीम लेवल है कि कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। अब इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये है कि हम ही हैं, हम की बात कर रहा है। किसमें बात कर रहा है? जिसको कहा जाता है किंग।
कि हमने जो कह दिया वही बात होगी, मैंने जो बात कह दी कि भैया इस बात को आपको काटना नहीं है, वहीं पे वो कंपनी गिर जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नोकिया, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नोकिया, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोनी एरिसन, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और क्या कह सकते हैं माइक्रोमैक्स। ठीक है, माइक्रोमैक्स को हटा ही सकते हो, माइक्रोमैक्स नहीं आता है तो मान लो कंपनी का फॉल्ट है। नोकिया की बात हो रही है, ब्लैकबेरी की बात हो रही है, सोनी एरिक्सन की बात हो रही है। अब देखोगे क्या आ गया इसमें, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, मतलब कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, सीईओ वगैरह थे, इन्होंने कहा कि भैया हम एंड्रॉयड पे क्यों जाए। इनको अपने प्रोडक्ट पे घमंड था कि हम एंड्रॉयड पे नहीं जाएंगे, कैसे जा सकते हैं, हमारा तो अलग ही बनेगा, हम अलग ही ओएस सिस्टम तैयार करेंगे, हम एप्पल को बीट करेंगे। अरे पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर पाएंगे। मार्केट में जो शेयर्स था उसके हिसाब से आपको डील करना था, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होना था। अगर इन्होंने अपनी बात सुनी होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं हम। आप देखिएगा कि टाटा की गाड़ी थी जो बहुत फेमस हुई थी इस समय नहीं, 2000 में, जिसको टाटा सूमो कहते हैं, टाटा सूमो कहते हैं, टाटा सूमो कहते हैं। ठीक है, जो ये गाड़ी को बना रहे थे, जो इनके डिजाइनर थे, जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे, वो क्या करते थे, वो लंच जब हुआ करता था, क्या होता था, जब लंच हुआ करता था तो उस लंच टाइम में वो बाहर निकलते थे और जो भी उनके ट्रक ड्राइवर्स थे, जो टाटा के ट्रक ड्राइवर्स थे, जो ढाबे वगैरह पे वहां पे जाते थे और उन ड्राइवरों के साथ खाना खाते थे और वहां से वो फीडबैक ले आते थे कि हाँ सस्पेंशन में क्या काम करना है। मतलब कि इन्होंने अपना इंसाइट, अपना मेहनत, अपनी मेहनत से, अब इनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ये कोई साउथ के ही थे। अब कभी देखना ऑनलाइन तुमको देखने को मिलेगा कि टाटा सूमो जब लॉन्च, जब ये क्या करते थे, ये जाते थे जब लंच का टाइम होता था तो ड्राइवरों के साथ बैठते थे और उनसे बातें लेते, उनसे इंसाइट लेते थे। अब क्या हुआ कि उसका इस्तेमाल इन्होंने सूमो में किया और सूमो बहुत ही फेमस गाड़ी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने लेबर्स जो हो गए, आपके जो मैनेजर्स हो गए, उनका इंसाइट लेना बहुत जरूरी है, उनको कोऑपरेटिव करना बहुत जरूरी है। आप अपना राजा नहीं बन सकते हैं, राजा बनेंगे तो आपकी कंपनी तुरंत के तुरंत नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ हिज ओन ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, कोई भी कंपनी में आता है बाबा, कोई भी कंपनी में आता है तो वो क्या करने आता है, वो लाइफ लॉन्ग काम करने तो आता ही आता है, प्लस उसको भाई क्या चाहिए, उसको चाहिए मनी, उसको चाहिए रिस्पेक्ट, उसको चाहिए स्टेबिलिटी। अगर ये सब सारी चीजें उसको मिलने लगी, ये सब सारी चीजें उसको मिलने लगी तो वो कहीं किसी दूसरी कंपनी में जाएगा, बोलो कहीं वो दूसरी कंपनी में जाएगा, नहीं जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपकी देखोगे कभी कभी जिनकी टाटा में नौकरी लग जाती है वो जिंदगी भर टाटा में ही काम करने लगते हैं, जिनकी रिलायंस में नौकरी लग जाती है वो रिलायंस में ही काम करने लगते हैं। तो स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट और मनी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपके वर्करों के, आपके मैनेजरों की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे 50,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, मैं अपने मन से आता हूं, इन द सेंस का मतलब कि मैं अपना काम टाइम से करता हूं, मेरे साथ कोई किचकिच नहीं हो रही है, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, मैं अपने हिसाब से काम को कर रहा हूं, मैं अपने काम को पूरा कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कोई नुकसान है नहीं है ना, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं। तो तात्पर्य का मतलब ये हुआ कि मनी, रिस्पेक्ट एंड स्टेबिलिटी अगर मिलती है, अगर ये सब नहीं मिलेगी, तुमको अगर 1 लाख रुपए भी मिले और तुमको कोई बेइज्जत करके वहां से रखे तो नहीं होना चाहिए ना। और कोई भी मैनेजर तुम्हारे यहाँ आया है, काम कर रहा है, कोई भी मैनेजर तुम्हारे यहाँ आया है, काम कर रहा है, अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं, आप उसको कितनी भी इज्जत दे दीजिए, पैसा दे देंगे, नहीं देंगे तो एट द एंड वो छोड़ ही देगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करके रखना है कि उसको पैसा भी अच्छा मिले, साथ के साथ उसको इज्जत भी अच्छी मिले और रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी तो रहनी ही चाहिए। ठीक है, टेक्निक ऑफ ए साइंटिफिक फंक्शनल फोरमैनशिप, कुछ बेसिक प्रोडक्शन मैनेजर में डिवीजन हुआ था। देखो पूरे के अगर हम बात करते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन और इज सेपरेटेड, देयर इज 8 टाइप ऑफ ए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन फॉर ईच। 8 प्रोफेशनल थे। देखो फंक्शनल, फैक्ट्री मैनेजर में 4 लोगों को डिवाइड किया गया था।
एक था तुम्हारा प्लानिंग के लिए और एक था तुम्हारा प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, आओ इसको देखते हैं। ठीक है, आओ इसको देखते हैं। पहला तुम्हारा आ गया रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या होता है? फिक्सिंग द सीक्वेंस, फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब। ठीक है, रूट क्लर्क का काम क्या था? रूट क्लर्क का काम था कि फिक्सिंग अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल एंड अ मैनुअल जॉब। ये सीक्वेंस को क्या करता है? ये जो मैकेनिकल जॉब होती है, मैनुअल जॉब्स होती हैं, उनका एक सीक्वेंस तैयार करके रखता है कि हाँ हमको कैसे काम करना है उस पार्टिकुलर मैनुअल जॉब का मतलब है कि जहां पे वर्करों की जरूरत है, मैकेनिकल जॉब जहां पे मशीनरी की जरूरत है, उनका एक सीक्वेंस तैयार करके रखता है। ठीक है, तो रूट क्लर्क का काम ये होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या कहता है? गिविंग अ जनरल इंस्ट्रक्शन डूइंग अ जॉब इन ए स्पेसिफिक मैनर। किसी एक पार्टिकुलर जॉब को करने का क्या तरीका होना चाहिए, ये कौन देता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये फिक्स टाइम करता है किसी भी काम को करने का, मतलब 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो आपको 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, तो ये वो करता है। डिसिप्लिनेरियन क्या करता है? परफॉर्मेंस ऑफ ए जॉब, ये उस जॉब के परफॉर्मेंस को चेक करता है, वो जॉब कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ गैंग बॉस क्या होता है? गैंग बॉस अरेंज ऑल द टूल्स एंड मशीन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। गैंग बॉस पूरे के पूरे क्या करेगा? टूल्स का और मशीन्स का इस्तेमाल करेगा, यानी यूज अरेंज करेगा जो जरूरत है उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए। स्पीड बॉस क्या करेगा? टाइमली कंप्लीमेंटेशन ऑफ जॉब, मतलब कि टाइम के अंदर वो काम हमारा हो जाना चाहिए। रिपेयर बॉस मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। रिपेयर बॉस का मतलब कि अगर कोई मशीन खराब होती है तो उनका काम क्या होता है? उसको रिपेयर करने का, मतलब कि कोई मशीन हो गई उसको खराब हो गया तो उसका काम होता है। और इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करता है, क्या करता है? इंस्पेक्शन करेगा। क्या इंस्पेक्शन करेगा? कि भाई कोई काम हमारा खराबी से तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई वर्कर भागा तो नहीं, कहीं कोई वर्कर मस्त एकदम दारू पी के टाइट तो नहीं है। तो ये इंस्पेक्टर का काम करता है, मतलब जनरली वॉच जिसको कहा जाता है, ये वो करता है। तो 4 भागों में इसको बांटा गया था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक तो तुम्हारा क्या हो गया? प्लानिंग वाला हो गया, और एक तुम्हारा हो गया प्रोडक्शन इंचार्ज वाला। ठीक है, अब आता है तुम्हारा क्या? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, इसको समझने की कोशिश करिएगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है? ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है, इसको समझिए। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड से समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड से तुमको समझ में आ रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट का कोई एक बेस होगा, यानी बेस स्टैंडर्ड होगा, बेस स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, उस बेस स्टैंडर्ड के नीचे आपको नहीं जाना है, बेस स्टैंडर्ड के नीचे आपको नहीं जाना है, बेस स्टैंडर्ड के नीचे आपको नहीं जाना है। ठीक है, बेस स्टैंडर्ड के नीचे नहीं जाना है इन द सेंस का मतलब यह है कि एक कोई क्वालिटी, एक कोई सुपीरियर क्वालिटी हमने तैयार कर दी, वो क्वालिटी से ही मैच करके आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में सारी क्वालिटियों को मैच किया जाएगा। जैसे अगर कोई कपड़ा बन रहा है तो पार्टिकुलर कपड़े का एक बेस स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा और इसको रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, इसको रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा इन द फ्यूचर कि हाँ भाई इसी तरीके का कपड़ा हमको चाहिए इन द फ्यूचर। तो क्वालिटी हमारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, प्लस सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए वर्क, वर्क को सिंप्लीफाइड कर दीजिए। वर्क शुड बी सिंप्लीफाइड, सिंपल होना चाहिए। वर्क शुड बी सिंपल, सिंपल, बहुत सिंपल होना चाहिए। उसको कॉम्प्लेक्स मत करिए। क्या मत करिए? कॉम्प्लेक्स मत करिए। अब कभी कभी इसका एग्जांपल देते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर तुमको लॉग आउट होना है, इंस्टाग्राम पे तुमको अपनी आईडी को डिलीट करना है, इंस्टाग्राम कभी भी अपनी आईडी को बहुत डिलीट, देखते हो कितना अंदर वो रखा है उस चीज को। एक सिंपल सा ये है कि अपनी सेटिंग में ये दे सकते हैं कि हाँ भाई लॉग आउट के नीचे भी आप डाल सकते थे, बट नहीं करते हैं ऐसा। ये एकदम अंदर रखेंगे,
कॉम्प्लेक्स कर देंगे, ये यहां पे जाओ वहां पे जाओ, ऐसे करो वैसे करो, तब जाकर तुम्हारी आईडी डिलीट होगी। ठीक है, तो आईडी डिलीट करने के लिए इतना तामझाम करते हैं ये। वैसे ही काम में अगर कॉम्प्लेक्शन क्रिएट कर दिए, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिए किसी काम को, तो बड़ा भैया माथा पच्ची हो जाती है, ये करना है वो करना है। तो स्टैंडर्ड होना चाहिए और सिंप्लीफाइड होना चाहिए, बहुत सिंप्लीफिकेशन, मतलब आराम से वो काम हो जाना चाहिए। प्लस अगला मेथड स्टडी। मेथड स्टडी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मेथड स्टडी इज टू बी फिक्स्ड आउट वन वे ऑफ डूइंग अ जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ऑफ द यूज ऑफ ए मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर्स एंड ए कैपिटल। ठीक है, तो क्या बोला है तुमको, मेथड स्टडी। एक कोई मेथड चुन लीजिए, एक कोई तरीका आपने चुन लिया। अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या तो वो कैपिटल इंटेंसिव होगा, यानी वहां पे मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर लेबर्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी इफिशियंसी सही है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, तो बार बार आप मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ये नहीं कि कभी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर मशीन पे चले गए, फिर लेबर पे चले गए, फिर मशीन पे चले गए, फिर लेबर पे चले गए। तो इससे आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, इससे आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, इससे आपका मैन पावर भी कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक मेथड आपने चुन लिया, उसी मेथड पे आप काम करते जाएंगे। मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब यह है कि किसी भी काम को करते समय हमारा जो लेबर है कितना मूव कर रहा है, हमारा जो लेबर है वो कितना मूव कर रहा है, ये हमको देखना है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास 3 मंजिले बिल्डिंग है। ठीक है, मेरे पास 3 मंजिला बिल्डिंग है। अब मेरे पास 3 मंजिला बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर ये हो गया, सेकंड फ्लोर ये हो गया, और ऊपर थर्ड फ्लोर हो गया। ठीक है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर। ठीक, मेरा रॉ मटेरियल यहां है और मेरी मशीन यहां पे है। अब लेबर ऊपर काम कर रहे हैं, जब रॉ मटेरियल लाना होगा तो वो नीचे आएंगे, फिर नीचे से क्या करेंगे, मटेरियल ऊपर लेके जाएंगे ना। तो अब क्या होगा कि इसमें टाइम जाएगा। अब जितने समय में वो नीचे आ रहे हैं उतने समय में ऊपर जा रहे हैं, वो कुछ माल बना देंगे, मतलब कोई मटेरियल तैयार कर लेंगे। तो ये टाइम कंज्यूम हो रहा है कि नहीं कर रहा है? इस टाइम कंजम्पशन को कम करना है। आपको देखना है कि हमारे लेबर जितना मूव कर रहे हैं उस मूवमेंट को कम करिए। जितना ज्यादा मूवमेंट कम होगा उतना ही अच्छा है। अच्छा, कभी कभी ध्यान देना कि हम किसी जाते हैं गाड़ी या साइकिल, जो आप लोग भी होंगे, बच्चे लोग होंगे, बाबा लोग, आप लोग साइकिल चलाते होंगे या बाइक चलाते होंगे। मोस्टली मेरे बच्चे जो होंगे वो बाइक ही चलाते होंगे। ठीक है, तो बाइक चलाते होंगे, जब भी लेबर के पास जाते हो बाइक बनवाने के लिए, तो जो लेबर होता है वो कहता है कि भैया रुकिए हम पाना लेके आते हैं। कोई ऐसा कोई नट बोल्ट होगा जो उसके पास वो रिंच नहीं होगा, वो दूसरे मैकेनिक से मांगने जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये लेबर दूसरे मैकेनिक के पास गया, और वहीं जाके बतियाने लगा। यहाँ तुम मोटरसाइकिल लेके खड़े हो, रजा इंतजार कर रहे हो कि आएगा बनाएगा तो हम घर जाएंगे, और पता चला दूसरे मैकेनिक के यहाँ चाय पानी करने लगा। यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? वही बात यहाँ पे भी है। अगर उसके पास वो पार्ट रहता काम करने के लिए, वो रिंच उसके पास रहता, तो वो क्या उतना टाइम लेता? नहीं लेता ना। घट फट से गया, फट से बनाया, फट से घर चले आए। तो मोशन हमको चेक करना है कि हमारा पार्टिकुलर मोशन कितना हो रहा है उस काम को करने के लिए। टाइम स्टडी देखना है। टाइम स्टडी का मतलब क्या हो गया कि कितने टाइम के अंदर हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है उस काम को करने के लिए। ठीक है, क्या हम टाइम कम कर सकते हैं? क्या मैंने लेबरों को ज्यादा टाइम दिया लंच करने के लिए? क्या मैंने लेबरों को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, लेबर अपना मस्त मजा ले रहे हैं? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो आपको टाइम स्टडी भी चेक करना है। फटीक स्टडी देखना है कि आपका लेबर कितने समय के अंदर फटीक हो जा रहा है, कितने समय के अंदर वो अपने काम की क्षमता को कम कर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी लेबर को रखूं तो वो 10 घंटा काम नहीं करेगा,
बट मुझे तो उसकी इफिशियंसी को निकालना है ना, मुझे तो उसकी इफिशियंसी को निकालना है। मैं किसी लेबर से कहूँ कि भैया ऐसा है कि तुम 10 घंटे काम करो, 10 आवर्स तुमको काम करना है, ठीक है, बट उसकी इफिशियंसी 6 घंटे की है, वो 6 घंटे ही पूरी तरीके से काम कर सकता है। अगले 4 घंटे वो इनएफिशिएंट तरीके से काम करेगा। मान लो कोई एक लेबर अपने फुल इफिशियंसी पे 100 यूनिट्स को तैयार कर रहा है, और जब वो 4 घंटे काम करता है तो वो सिर्फ 20 यूनिट तैयार कर पाता है, 20 यूनिट तैयार कर पाता है। तो यहां पे वो क्या हो गया, यहां पे वो एक्स्ट्रा 4 घंटे तो ले रहा है, बट इसमें यूनिट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम है, 20 यूनिट का ही है। तो आपको ये चेक करना है कि भाई हमारे जो लेबर्स हैं, हमारे जो इफिशियंसी है वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर 6 घंटे बाद वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसको हटाइए, फिर दूसरे लेबर को ले आइए जो फिर अगले 6 घंटे में फिर 100 यूनिट तैयार करेगा, ठीक है। तो इफिशियंसी को देखना है आपको कि आपके लेबर्स कितने जल्दी थकते हैं और कितने जल्दी वो काम करते हैं। अगला डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जैसा जो काम करेगा उसको वैसा पैसा दीजिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल फ्रेशर्स, कोई 3 साल काम किया आपके यहां और कोई 5 साल काम किया, अगर इन तीनों की सैलरी आप सेम रखे, मान लो कि इसको भी 30,000 दे रहे हो, इसको भी 30,000 दे रहे हो और इसको भी 30,000 दे रहे हो, 5 साल वाला तुरंत भाग खड़ा होगा, भाग हम करबा नहीं करेंगे, 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, 30,000, ये 2 दिन का लौंडा आया इसको 30,000 मिल रहा है, होगा क्या, करोगे क्या, नहीं करोगे। तो कहने का मतलब यह है कि फ्रेशर को तनख्वाह रहेगी कम 10,000, 3 ईयर वाले को और तनख्वाह कम रहेगी 20,000 और 5 साल वाले को 30,000। अब देखो जो 5 साल वाला है वो ताव से रहेगा कि यार राजा हमारी तनख्वाह तो 30,000 रुपए, 5 साल से नौकरी कर रहे हैं 30,000 रुपए मिल रहा है। ये फ्रेशर है, ये और मेहनत करेगा, ये देखेगा कि ऐसा है कि यार हम भी 5 साल काम करेंगे तो हमको भी 30,000 रुपए मिलने लगेगा। तो कहने का अंतर यही है कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम रखिए, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा पैसा आपको देना है। अगला दिया हुआ है मेंटल रिवैल्यूएशन, आप अपने वर्करों का मेंटल रिवैल्यूएशन देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा जो वर्कर है उसको बहुत ज्यादा मेंटल पीस में नहीं है, वो किसी तरीके से आपके मतलब कि वो काम करते करते आपके मतलब कंपनी में या कुछ किसी वजहों से या कि फैमिली के कुछ वजहों से वो परेशान चल रहा है, तो उस परेशानी को दूर करना आपका काम है। इन द सेंस का मतलब ये नहीं कि उसके लिए साइकाइट्रिस्ट बुक कर दीजिए, उससे आप जब जनरली आप उसको रिवॉर्ड करिए, उसको छुट्टी की जरूरत है तो उसको छुट्टी दीजिए, उसको अगर किसी और चीज की आवश्यकता है जो आपके कंपनी के पॉलिसी में है तो उसको वो सप्लाई करिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमको ये देखना है कि हम उसके मेंटल रिवॉल्यूशन पे कितना काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, फॉर्म्स ऑफ एन प्रिंसिपल ऑफ ए मैनेजमेंट, ठीक है। अब आता है फ्यूल का। फ्यूल ने सिंपल सा, भैया बहुत मस्त चिल आदमी थे और इन्होंने कुछ 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जो इंपॉर्टेंट है। पहला था डिवीजन ऑफ ए वर्क, वर्क को डिवाइड करिए, वर्क को डिवाइड करिए, डिवीजन ऑफ ए वर्क, वर्क का डिवीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अरे यार डिवीजन ऑफ ए वर्क देखो, वर्क इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल टास्क jobs and each one is done by a trained specialist which leads to a greater efficiency। वर्क को डिवाइड करिए, वर्क को डिवाइड करिए, जितना ज्यादा डिवीजन होगा वर्क में, जितना ज्यादा डिवीजन होगा वर्क में उतना ही ज्यादा अच्छा भी होगा, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ऐसा भी नहीं कि बहुत काम डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बेकरी खोली, मैंने बेकरी खोली, ठीक है, मैंने बेकरी खोली, तो इसमें एक लेबर जो होगा, एक जो हमारे पास लेबर होगा वो कहीं ना कहीं केक तैयार कर रहा होगा, एक जो लेबर होगा वो कुकीज बनाएगा, मतलब बिस्किट्स वगैरह, एक जो लेबर होगा वो स्वीट्स बना रहा होगा, एक जो लेबर होगा वो नमकीन को तैयार कर रहा होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यानी आपने हर काम को अलग अलग लोगों को बांट दिया है, हर काम को अलग अलग लोगों को बांट दिया है उनके स्पेशलिस्ट होने में। यानी जो केक बनाने में माहिर होगा उसको केक बनाने में दे दिया, जो कुकी बनाने में माहिर होगा उसको कुकी बनाने दे दिया,
जो मिठाई बनाने में माहिर होगा उसको मिठाई बनवाने में दे दिया, जो तुम्हारा नमकीन बनाने में होगा उसको नमकीन बनाने के लिए दे दिया। अब सारा काम किसी एक लेबर को दे दोगे तो या तो वो नमकीने बना देगा, या तो वो केके बना देगा, या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना देगा। तो तात्पर्य है ये रजा कि हमको ये देखना है कि हम किससे कौन सा काम करवाते हैं, तो डिवीजन ऑफ वर्क होना यहां पे जरूरी है। ठीक है, दिमाग में बात घुसी? चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? अगला पॉइंट दिया हुआ है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर्स आर empowered with authority to give orders and obtain obedience and responsible for the accomplishment of a task for which they are granted authority। अच्छा ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में अंतर होता है, इसको समझिएगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में अंतर होता है। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में अंतर होता है, यह आपको समझना होगा। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में अंतर होता है, यह समझना होता है, इसको समझिए। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। मतलब कि इस आदमी के पास, जिसके पास अथॉरिटी होगी, उसके पास ऑर्डर मेकिंग का भी पावर होगा, वो ऑर्डर दे सकता है। जिसके पास अथॉरिटी होती है वो ऑर्डर दे सकता है। तो मैनेजर के पास पावर है क्या? ऑर्डर देने की। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ऑर्डर को कंप्लीट कराने की। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सिंपल सा तुमको मैं एग्जांपल देता हूं। यहां पर है हमारे पिताजी, पापा। यहां पर रहा उनका, मान लो कि वो किसी फैक्ट्री में काम करते हो, उसका ओनर था। ठीक है, ओनर ने कहा हमारे पापा को कि ऐसा ये पकड़िए साहब 5 लाख रुपए, जाइए इसको बैंक में जमा कर दीजिए। पापा को कोई काम था, पापा ने अपने चमन बेटे को कहा कि बाबू ऐसा है कि जाओ इसको बैंक में ले जाके जमा कर दो। अब रजाई क्या करते हैं कि 5 लाख रुपए लेके निकलते हैं और कहीं पे चोरी हो जाती है ये पैसा। अब देखो, अब यहां पे पिताजी जो थे हमारे, अब हमारे जो पिताजी थे, पिताजी के पास क्या थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस पैसे को जमा करने की। क्या थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मतलब कि ऐसा है कि पिताजी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस पैसे को जमा करने की। ठीक है, ऑर्डर किसने दिया? ओनर दिया, यानी अथॉरिटी इसके पास थी। अथॉरिटी इसके पास थी। जैसे ही पिताजी ने ये पैसा अपने बेटे को दिया, अब इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीकेट कर दिया अपने बेटे को। अपने बेटे को क्या कर दिया? डेलीकेट कर दिया कि जाओ बेटा ये पैसा जमा करके आओ। अच्छा ठीक है, पैसा गायब हो गया, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों ही अलग अलग प्रोसेस में आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बात करते हैं आप, तो बात करते हैं उस काम को पूरा करने के लायबल आप हैं कि नहीं हैं। अथॉरिटी ऑर्डर देता है कि भैया ऑर्डर दिया गया है, उसको पूरा करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी ले आती है आपके ऊपर कि नहीं, आपको वो काम करना ही है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है कि आप उस काम को करेंगे। ठीक है, तो मैनेजर के ऊपर अथॉरिटी भी होती है, वो काम को करवा भी सकता है, और वो काम नहीं पूरा होगा तो उसकी जवाबदेही भी उसको देनी होगी। तो यहां पे पिताजी ने अगर पैसा दिया गया इनको, तो ये इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीकेट कर दी गई।
अब नहीं जमा करेंगे तो ये इनकी लायबिलिटी होगी कि ये 5 लाख रुपए अपने पॉकेट से दे, मगर देंगे तो जरूर। बात समझ में आई? अगला आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया भैया? डिसिप्लिन, इट इज एन ओबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रोल, ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट व्हिच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है भाई, तुमने कंपनी फॉर्म करते हो तो उसमें एक डिसिप्लिन क्रिएट करके रखोगे कि ऐसा है कि भैया ये काम ऐसे होना चाहिए। अब कोई बंदा तुम्हारे यहाँ दारू पी के आ रहा है, क्या तुम उसको काम करने दोगे? नहीं करने दोगे ना यार। कोई सिगरेट पी रहा है, नहीं करने दोगे ना, नहीं करने दोगे। तो एक बेसिक कमांड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। अब ये थोड़ा ना कि हाफ पैंट हाफ चड्डी पहन के तुम पहुंच जाओगे कंपनी, मार्क भगा देंगे तुरंत, ठीक है। अगला आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हो गया? Unity of command, there should be only one boss for every one employee. If an employee gets order from the two superior at the same time, the principle of unity of command is violated. भाई यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही आदमी तुमको क्या करेगा? एक ही आदमी, वन बॉस होना चाहिए। हमारे पास बॉस एक ही होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए? बॉस एक ही होना चाहिए, ठीक है। एक इंडिविजुअल होना चाहिए जो हमें ऑर्डर दे, ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्डर ही रिसीव करेगा, कौन? एम्प्लॉय। इंडिविजुअल ऑर्डर ही रिसीव करेगा, कौन? एम्प्लॉय। और कोई ऑर्डर रिसीव नहीं कर सकता है, ठीक। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो, देखो अब जैसे कि एक कोई कंपनी थी, एक कोई कंपनी थी बेकरी की ही, मान लो वो कंपनी थी किसकी? बेकरी की कंपनी थी, ठीक। पापा और सन, ये दोनों लोग ही उस कंपनी में बैठते हैं, मतलब उस बेकरी पे पिताजी और बेटे दोनों ही बैठते हैं। कोई एक लेबर था, कोई एक लेबर था, ठीक। अब एक तरफ पिताजी ने लेबर साहब से कहा कि ऐसा है कि लेबर साहब जाइए समोसा लेते आइए हमारे वेयर हाउस से, जाइए वेयर हाउस से समोसा लेके आइए, ठीक। दूसरी तरफ बेटे ने कहा कि ऐसा है कि मार्केट चले जाओ, वहां से मैदा लेके आना है। अब बताओ ये लेबर करेगा क्या? किसकी सुनेगा? बाप की सुनेगा कि बेटे की सुनेगा? अरे भाई, उसको समोसा भी ले आना है, उसको मैदा भी लाना है, वो जाए तो जाए कहां? बोलो। अब वो लेबर जाएगा कहां? समोसा लेने जाएगा कि मैदा लेने जाएगा? तो यहां पे यूनिटी ऑफ कमांड आती है। अगर यहां पे एक बॉस होता, सिर्फ एक बेटा होता, या सॉरी सिर्फ बाप होते, तो ये किसकी बात सुनता? सिर्फ बाप की बात सुनता कि भाई समोसा ले आना तो समोसा ही ले आएंगे। बात समझ में आई? तो यूनिटी ऑफ कमांड में एक सिंगुलर कमांड होनी चाहिए, एक बॉस होना चाहिए, उसी बॉस के हिसाब से काम होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ ए डायरेक्शन देख लीजिए। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैव ए सेम ऑब्जेक्टिव, मस्ट हैव वन हेड और वन प्लान, दे इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कि वन बॉस होना चाहिए। वन बॉस तो आपको समझ में आया, वन यूनिट डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है, वो सिर्फ इसी पे काम करेगा, ना कि सोशल ऑब्लिगेशंस पे। अगर उससे कह दिया गया हो कि ऐसा है कि हम सिर्फ प्रॉफिट देंगे, हम सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशन करेंगे, तो वो काम नहीं होगा। अगर वो प्रॉफिट की बात कर रहा है, अगर वो प्रॉफिट की बात कर रहा है तो वो सिर्फ प्रॉफिट की ही बात करेगा, वो सोशल ऑब्लिगेशन की बात नहीं करेगा, वो सोशल ऑब्लिगेशन की बात नहीं करेगा। अगर वो सोशल ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है तो सोशल ऑब्लिगेशन करेगा, प्रॉफिट नहीं करेगा। यानी कि सिर्फ आपको यूनिट ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपकी कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी डायरेक्शन में आपको काम करना है, ना कि किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव्स में। अगला आता है तुम्हारा सबऑर्डिनेट ऑफ अ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ जनरल इंटरेस्ट। Subordinate of an individual interest towards a general interest. The interest of an organization should take a priority over the interest of any one individual employee. ठीक है? The interest of organization should be priority over the interest of, देखो
कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरेस्ट होता है, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनका अपना भी तो इंटरेस्ट है कि भैया हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए, बट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सबसे ऊपर होता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सबसे ऊपर होता है, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव से भी ऊपर होता है। तो तात्पर्य ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम हो रहा है, कोई काम अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो वैसे ही चलेगा, ना कि एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आई? ठीक है, तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू को हम नहीं रखते हैं। अगला अगला आता है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेमुनरेशन का मतलब, रेमुनरेशन मतलब पैसा देना यार, धन देना। जैसे जैसे वो काम कर रहा है उसको उसके हिसाब से पैसा देना ही तो चाहिए ना। वो काम कर रहा है 36,000 का, उसको 3600 रुपया दे रहे हो, तुरंत भग जाएगा। ठीक, तो पैसा भी आपको उसके हिसाब से देना है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अब बताइए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझिएगा इसको। देखो, अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें, किसकी बात करें? सेंट्रलाइजेशन की बात करें, तो इसका मतलब कि क्या होगा? ऑर्डर सिर्फ एक तरफ से आ रहा है, मतलब कि जो अथॉरिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिंगल आदमी के पास है। अथॉरिटी किसके पास है? अथॉरिटी सिर्फ किसके पास है? अथॉरिटी सिर्फ सिंगल आदमी के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डाउन द लाइन आप अपनी पावर को बांटते जाते हैं, अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देते जाते हैं कि ये तुम्हारा काम है, इसको तुम ही देखो, ये तुम्हारा काम है, ये तुम ही देखो। इससे क्या होता है? जो सिंगल अथॉरिटी लेके चल रहा होगा, जिसके ऊपर हर काम का टेंशन होगा, वो उससे, अगर मैं बात करता हूं कि देखो, अगर कोई ओनर है, मैं बोलता हूं कि मैं ओनर हूं, ठीक है, मैं स्वीट शॉप ही चलाता हूं, ठीक है, मेरी स्वीट शॉप बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। अगर सिर्फ ओनर, अब यहां पे मान लो अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो यहां पे ओनर, दुकान में लेबर कितने हैं, दुकान में कौन सा रॉ मटेरियल आएगा, दुकान में कौन सा समोसा बिकेगा, दुकान में कौन सी मिठाइयां बिकेंगी, दुकान में कितना यूनिट बचा, अगर ये सब कुछ खुद लेके चलेगा तो इसका दिमाग पागल नहीं हो जाएगा? अच्छा, कंपनी अगर छोटी है, कंपनी अगर छोटी है तो वहां तक तो ये हैंडल कर सकता है। जैसे ही कंपनी बड़ी हो जाएगी, मान लो कि आज उसकी एक दुकान है, धीरे धीरे करते वो 10 दुकानें डालने लगता है, तो अब क्या हो जाएगा? अब वो क्या करेगा? अपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देगा। ठीक है, अब वो एक मैनेजर रखेगा। अब वो मैनेजर क्या करेगा? वो मैनेजर सबको मैनेज करेगा। तो यहां पे ओनर सिर्फ किस पे अब डील करेगा? ओनर अब सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे काम करेगा। जहां उसको समझ में आएगा कि हाँ जरूरत मुझे मेरी पड़ रही है, मैं वहां जाऊंगा, नहीं पड़ेगी नहीं जाऊंगा। जैसे पीडब्ल्यू का देख लो, फिजिक्स वाला का देख लो, ठीक है। हाँ, अलग सर ने क्या किया? अलग सर पहले अकेले पढ़ाते थे, धीरे धीरे क्या करने लगे? वो टीचरों को बुलाने लगे, धीरे धीरे उन्होंने कोचिंग खोल ली। अब भाई वो अकेले तो सब कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं, अब साइंस भी पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स भी पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी भी पढ़ा रहे हैं, हेन लंडन सब पढ़ा रहे हैं, तो क्या करिएगा? ठीक है, तो मिल्किंग ऑफ द वे, सीधी सीधी बात है भाई, मैं आगे कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद से आता है स्केलर चेन, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट एंड नोन एज ए स्केलर चेन एंड द चेन शुड नॉट बी वायलेटेड इन द इमरजेंसी ऑफ एम्प्लॉय सेम लेवल कैन कंडक्ट थ्रू। मतलब कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई काम है, जैसे इसमें मैंने बोला कि स्केलर चेन। अब देखो स्केलर चेन का मतलब क्या हो गया? ये हमारा अथॉरिटी हो गई, मतलब कि सबसे सुपीरियर, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। तो ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी।
जी, यहां पे पावर है। अब जो भी बातें होंगी, जो भी चीजें होंगी, सारे डिसीजंस जो होंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ना कि और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, अब ये नहीं है कि यहां कोई वर्कर काम कर रहा है, यहां कोई वर्कर काम कर रहा है, अब ये सीधे अपनी बात लेके कहां चला गया? बी के चला गया। अब इन दोनों कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्केलर चेन होना चाहिए। एक इंफॉर्मेशन 1 बाई 1 नीचे ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर वाला सीधे नीचे चला गया और नीचे वाला सीधे ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये थोड़ी ना है कि रिलायंस कंपनी में कोई एक मैनेजर है जो उसके कपड़ों को डील करता है, वो सीधे के सीधे कहां चला गया? वो सीधे के सीधे पहुंच गया सीधे अंबानी जी के पास कि सर आपके यहां से ये सामान गया था, 5 रुपए का सामान था, ये ऐसे हो गया। अमनिया मार्ग भगा देगा तुरंत। ठीक, अगला आता है ऑर्डर। ऑर्डर में होना चाहिए टू प्लेस एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीथिंग, एवरीवन इन अ प्लेस, पीपल एंड मटेरियल्स मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ऑर्डर में होना चाहिए, हर जगह हर इंसान, हर सामान और हर इंसान अपने जगह पे उपलब्ध होना चाहिए। मैनेजर अपने ऑफिस में दिखने चाहिए, लेबर अपने फील्ड में दिखने चाहिए, सुपीरियर उनको चेक करते हुए मिलना चाहिए, रॉ मटेरियल टाइम पे होना चाहिए, सेल्स अपने टाइम पे होनी चाहिए, जो भी सामान आ रहा है जा रहा है वो सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैनेजर साहब मस्त घूमने चले गए सरकारी नौकरी की तरह और यहां पे कोई है ये नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर में होना चाहिए। गवर्नमेंट में यही ना होता है कि तुम जा रहे हो किसी ऑफिस में गए कोई काम कराने के लिए, पता चला कि भाई ये नहीं हो, छुट्टी है, यहाँ छुट्टी लगी ही नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। इक्विटी होनी चाहिए। द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सभी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से दूर होना चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्सनल, पर्सनल को डर नहीं होना चाहिए कि मेरी नौकरी खतरे में है। हमको भाई स्टेबिलिटी चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमको 4 ही रुपया मिले बट हमको स्टेबल तरीके से मिले। अगला है तुम्हारा इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव लीजिए। वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स होना चाहिए, वो काम करते समय अपनी बातों को रख सके, कह सके, बोल सके कि हाँ साहब ऐसे काम किया जाता है, हाँ साहब ये गलती कर रहे हैं आप, ऐसे किया जाएगा, अपनी बातों को रह सके। अब ये कोई लेबर बात करने गया कि सर ऐसे नहीं होगा, मैनेजर उसको मार दिया 4 भाग, ऐसे थोड़े ना होगा, ऐसा नहीं होता है। वहीं काम बिगड़ जाएगा, उसका मन टूट जाएगा, कोई गलत होते हुए देखेगा तुमको नहीं बोलेगा, ये जाने दो ना, अपने मन का करते हैं, जो करते हैं करने दो, खराब करेंगे अपना खराब करेंगे, मेरा क्या जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी इन पर्सनल देना है, इनिशिएटिव्स लेना है। एस्का डिकॉप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, एस्पिरिट डिकॉप्स का मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट शुड बी प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड ह्यूमन एमंग, मतलब हार्मोनी एमंग एम्प्लॉइज। यूनिटी की बात करेगा, सब लोग एक दूसरे के साथ काम करें, कोई एक दूसरे के लिए द्वेष ना रखे, द्वंद्व ना रखे कि नहीं अरे यार वो तो काम कर रहे हैं राजा, आऊंगा कमों बिगाड़ दे रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का अंतर समझ लीजिए, देख लीजिए। अब मीनिंग क्या बोला है कि वन सबऑर्डिनेट शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन से ही ऑर्डर आप ले सकते हैं। डायरेक्शन की बात करेंगे, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैव अ सेम ऑब्जेक्टिव, मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, देखो अब हम समझाते हैं। देखो, कोई भी जो कंपनी होती है, कोई भी जो कंपनी होती है, उस कंपनी के बेसिक 4 मॉडल होते हैं। पहला तो सेल्स डिपार्टमेंट होगा, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, तीसरा मैनेजमेंट होगा, मतलब फाइनेंस वाला, फाइनेंस, और लास्ट में क्या होगा? मार्केटिंग होगा। यही होता है भाई, बेसिक तो कंपनी में यही 4 होते हैं, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग।
अब इसमें अलग अलग फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, कई लोग इसमें काम कर रहे हैं, कई लोग इसमें काम कर रहे हैं, कई लोग इसमें काम कर रहे हैं और कई लोग इसके काम कर रहे हैं। यूनिटी ऑफ कमांड में सेल्स का एक ही हेड होगा, वन हेड होगा, वही तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होगा, अलग से एक हेड होगा, फाइनेंस का एक हेड होगा और मार्केटिंग का एक हेड होगा। तो जो भी वर्कर होंगे वो सेल्स के डिपार्टमेंट की बात सुनेंगे, जो सेल्स के होंगे, जो प्रोडक्शन के होंगे वो प्रोडक्शन की बात सुनेंगे, जो फाइनेंस के होंगे वो फाइनेंस की बात सुनेंगे, जो मार्केटिंग के होंगे वो मार्केटिंग की बात सुनेंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ एक ही हेड से मिलना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेल्स का डायरेक्शन है सेल्स करने का कि भैया कि हमारी सेल्स को कैसे, हमको सिर्फ बेचना है, सिर्फ सेल करना है। प्रोडक्शन का काम क्या होगा कि जितना हो सके प्रोडक्शन की यूनिट्स को बढ़ाया जा सके। फाइनेंस का काम क्या होगा, पैसा कहां से लेके आना है। मार्केटिंग का काम हुआ कि कितना ज्यादा हम मार्केटिंग करें, चाहे हम डिजिटल मार्केटिंग करें, चाहे हम कैसे भी करें, सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना चीज है। यूनिटी ऑफ कमांड में भाई सब अपने अपने हेड से कमांड लेंगे। डायरेक्शन में सबका अपना अपना डायरेक्शन है, सबका अपना अपना डायरेक्शन है। सेल्स का अलग डायरेक्शन, प्रोडक्शन का अलग डायरेक्शन, फाइनेंस का अलग डायरेक्शन, मार्केटिंग का अलग डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं तो आप देख सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बिजनेस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट प्लस इसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और कारण के पीछे क्यों कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, क्योंकि भाई आपको इस मतलब कि थोड़ा सा डेटा में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, हर चीज़ अपना एम्फसाइज करके रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और बेसिक रिवीजन करते जाइए। क्या करते जाइए? बेसिक रिवीजन करते जाइए। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे जहाँ तक मुझसे हो पा रहा है एज एन स्मॉल क्रिएटर। मैं भाई उन बड़े बड़े टीचरों की तरह नहीं हूँ कि मैं 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर तक का हूँ। तो मेरे पास टीम है, मैं अकेले हूँ, मेरा बिजनेस भी है, मेरा परिवार भी है। एवरीथिंग आई डन इन सो मेनी थिंग्स आई एम डन, मतलब मैं इसमें बहुत कुछ कर रहा हूँ एंड चारों तरफ से चीजें एकदम एक जगह आके चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। ठीक है, और जहाँ से मैं हो सकता है रिसोर्सेज मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एनसीईआरटी, और क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा और कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है फिलहाल बिजनेस के लिए। ठीक है, तो कोशिश ये करेगा कि थोड़ा सा आपसे उम्मीद ये है कि बस आप लोग जितना हो सके इसको शेयर करिए और मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट्स को बढ़ाइए, 1000 लेके जाइए, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त। बाकी सब सही तो दही।